और तो की बड़ी खबर आपको बता दें, रूस के फैसले के बाद यूक्रेन संकट पर आपात बैठक। यूक्रेन संकट पर यूएनएससी की आपात बैठक जारी है। यूएनएससी की आपात बैठक में लिए जा सकते हैं अहम फैसले। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, रूस के फैसले के बाद यूएनएससी की आपात बैठक चल रही है, अहम फैसले लिए जा सकते हैं। और यूएनएससी की आपात बैठक में भारत का बड़ा बयान, यूक्रेन में शांति बहाली जरूरी। यूक्रेन में भारतीयों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। यूक्रेन में भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित हो, विवाद को बातचीत से सुलझाना जरूरी है। तो ये भारत का बयान है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन संकट पर यूएनएससी की आपात बैठक चल रही है। सैन्य टकराव से बचने की जरूरत है, ये भारत ने कहा है। तो बड़ी खबर, यूएनएससी की आपात बैठक में लिए जा सकते हैं अहम फैसले। तो रूस ने दो प्रांतों को राष्ट्र की मान्यता दी है, उसके बाद से तनाव बढ़ गया है। और यूएनएससी की बैठक में भारत का क्या रुख है, ये बड़ी खबर आपको बताते हैं। यूएनएससी की आपात बैठक में भारत का एक बड़ा बयान सामने आया है। यूक्रेन में शांति बहाली जरूरी है, भारत में ये कहा है। यूक्रेन में भारतीयों की सुरक्षा प्राथमिकता है। यूक्रेन में भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित हो, ये भारत का बयान आया है, भारत का स्टैंड है। विवाद को बातचीत से सुलझाना जरूरी है, विवाद को बातचीत से सुलझाया जा सकता है। सैन्य टकराव से बचने की जरूरत है। तो यूक्रेन में भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित हो और साथ ही साथ सैन्य टकराव से बचना चाहिए। तो ये भारत का स्टैंड है। यूक्रेन रसिया तनाव पर, विवाद को बातचीत से सुलझाना चाहिए। और मेरे सहयोगी संजीव जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तो संजीव, इस वक्त यूएनएससी की आपात बैठक भी चल रही है, लेकिन रसिया ने जो दो उनके प्रांत हैं उनको राष्ट्र का दर्जा देकर जो तनाव है वो बढ़ा दिया है। ये बिल्कुल जिस तरह से पूरा विवाद चल रहा है, जिस तरह से जो है यूक्रेन और जो है रूस के बीच में जो विवाद चल रहा है, इसको लेकर के पूरी दुनिया भर की जो है नज़र इस पर टिकी हुई है। क्योंकि अगर यहाँ पर जंग होती है तो ये इन दोनों देशों के लिए नहीं बल्कि कई और देशों के लिए, तमाम दुनिया के लिए एक बड़ी मुसीबत साबित होगा। हालांकि जिस तरह से भारत का रुख है, क्योंकि भारत भी चाहता है कि शांति दोनों में बनी रहे और किसी भी तरह का जंग ना हो, ये तमाम देश ये चाहते हैं कि इसको लेकर के जो कि तनाव चल रहा है और जिस वजह से जो है दोनों देश काफ़ी टकराव की स्थिति में हैं, ये इसमें जो है जंग ना हो पाए। क्योंकि अभी भारत के तमाम लोग, छात्र भी वहाँ पर फंसे हुए हैं, जिसको लेकर के भारत चाहता है कि पूरी शांति व्यवस्था बनी रहे। हालांकि आपको बता दें कि जो यूक्रेन है वो 1991 में अस्तित्व में आया था, जब जो है सोवियत संघ के जो विघटन हुआ था, 15 देश इसमें जो है अस्तित्व में आए थे। लेकिन इसके बाद जो है रूस जो है लगातार, क्योंकि नाटो की जो वहाँ पर जो घुसपैठ होती जा रही है, नाटो वहाँ पर अपना अड्डा बनाते जा रहे हैं, इसको लेकर के रूस जो है काफ़ी चिंतित है और उसी को लेकर के जो है ये पूरा विवाद भी चल रहा है। हालांकि जो दो प्रांत हैं उनको लेकर के वो स्वतंत्र गणराज्य की मांग जो है कर रहे हैं। लेकिन अब जो है रूस जो पुतिन हैं वो इसमें अपना जो है फैसला दे सकते हैं। वो आज हस्ताक्षर भी करने की चर्चा चल रही है कि वो इस पर अपने हस्ताक्षर भी कर सकते हैं। अमेरिका भी लगातार जो है इस पर पूरी नज़र बनाए हुए है, क्योंकि जो बाइडेन भी इसमें पूरी दखल दे रहे हैं कि वो किसी भी तरह से इस पूरे मुद्दे को जो है सुलझा लें और यूक्रेन और जो रूस का जो विवाद चल रहा है वो किसी तरह से शांत हो जाए। लेकिन अभी क्योंकि तनातनी की स्थिति है, करीब 450 किलोमीटर जो लंबी जो सीमा है उस पर रूस ने 1,25,000 से ज़्यादा अपने सैनिक तैनात कर दिए हैं, अपने युद्ध पोते हैं वो भी तैनात कर दी हैं। लेकिन विवाद थमता फिलहाल नज़र नहीं आ रहा है। कल ही जो है मीडिया में वहाँ की जो तस्वीरें जो है उजागर हुई कि एक टैंक को जो है रूस ने जो नाटो का जो टैंक था उसको जो है ध्वस्त कर दिया। तो इस तरह की तमाम तस्वीर आ रही हैं, तमाम चीज़ें चल रही हैं फिलहाल। लेकिन अभी क्योंकि सारे जो मुल्क हैं वो चाहते हैं कि शांति व्यवस्था बनी रहे, क्योंकि जंग अगर होती है तो ये जो बड़ा नुकसान जो है कई और कंट्री को भी इसका उठाना पड़ सकता है। जी बिल्कुल संजीव, इसमें फ्रांस बेहद महत्वपूर्ण भूमिका में है। वो लगातार द्विपक्षीय बातचीत चल रही है उसकी पुतिन के साथ, तो शायद कहीं एक हल निकलने की उम्मीद है। बिल्कुल, क्योंकि अभी जो है तमाम जो लोग हैं, द्विपक्षीय बातचीत चल रही है, दोनों में जो है बातचीत चल रही है कि इस मामले को बैठ करके सुलझाया जाए, किसी भी तरह से जो है जो ये मामला है उसको रोका जाए, जो विवाद है उसको ख़त्म किया जाए। कि जो यूक्रेन चाहता है और जो रूस चाहता है, उनके जो आपसी मतभेद हैं वो कहीं ना कहीं
ख़त्म कर दिए जाएं। इसको लेकर के तमाम जो लोग हैं, जो देश हैं, वो चाहे रूस के समर्थक हों, चाहे यूक्रेन के समर्थक हों, अब अमेरिका ने भी इसमें दखल दिया है, इंडिया ने भी कहा है कि इस मुद्दे को बैठ करके सुलझाया जाए और आपस में बैठ के बातचीत के द्वारा ही रास्ता निकाला जाए। तो ये अभी बातचीतें चल रही हैं और देखने वाली बात होगी कि आखिरकार क्या इसका हल निकलता है, क्या रूस मान जाता है, यूक्रेन में समझौता हो पाएगा या फिर किस अभी आगे की क्या रणनीति होगी, क्योंकि जंग जो है किसी भी सूरत में फिलहाल जो है हानिकारक साबित होगी। जी बिल्कुल संजीव, बने रहिए, वापस आते हैं आपके पास। एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, यूक्रेन के राजदूत का यूएन में बयान, हम शांति चाहते हैं, राजनीतिक और राजनयिक फैसले के लिए प्रतिबद्ध हैं, रूस उकसावे की कोशिश कर रहा है, हम उकसावे में नहीं आएंगे। तो ये यूक्रेन के राजदूत का यूएन में बयान है कि रूस उकसावे की कोशिश कर रहा है, हम उकसावे में नहीं आएंगे, हम शांति चाहते हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, यूएन में यूक्रेन के राजदूत का बयान है, राजनीतिक और राजनयिक फैसले लेने के लिए प्रतिबद्ध हैं, रूस उकसावे की कोशिश कर रहा है। तो ये यूक्रेन का बयान सामने आया है। तो हमारे सहयोगी संजीव जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। तो संजीव, यहां पर यूएन में यूक्रेन का बयान सामने आया है, शांति की बात यूक्रेन इस वक्त कर रहा है और लगातार हमने देखा है शांति की बात यूक्रेन करता रहा है। लेकिन अगर इस तरह की कार्रवाई रूस करता है तो ये शांति कितने दिन बनी रह पाएगी, ये देखना होगा। देखिए बिल्कुल, क्योंकि यूक्रेन जो है अगर देखा जाए तो सैन्य ताकत में रूस से काफ़ी कम है। और अगर बात करें, क्योंकि जो फाइटर जेट हैं या हेलीकॉप्टर्स हैं, अगर उनकी बात करें तो 1500 के करीब रूस के पास हैं और 98 जो है यूक्रेन के पास हैं। इसी तरह से जो है अगर आर्मी की बात करें तो 1.1 मिलियन जो है यूक्रेन के पास है और 2 जो है वो रूस के पास है। तो किसी भी सूरत में अगर जंग होती है तो बड़ा नुकसान जो है कहीं ना कहीं यूक्रेन को भी उठाना पड़ सकता है और जंग में दोनों ही तरफ से नुकसान होता है। फिलहाल जो है शांति व्यवस्था बनाने के लिए तमाम जो देश है, इंटरनेशनल दबाव जो है वो लगातार जारी है। तमाम जो कंट्रियां हैं, चाहे वो यूक्रेन के पक्ष वाली हों, चाहे वो रूस के पक्ष वाली, वो चाहती हैं कि पूरे मुद्दे को बैठ करके सुलझाया जाए, किसी भी तरह से शांति स्थापित की जाए। अभी जिस तरह से यूक्रेन के बयान आया है कि यूक्रेन से कि वो भी शांति चाहते हैं, अब देखना होगा कि जो है जो पुतिन है वो किस तरह से इस पूरे मामले को लेते हैं। क्योंकि हालांकि कल मीडिया की खबरों में ये आया था कि पुतिन भी जो है आज हस्ताक्षर कर देंगे, जो कि यूक्रेन की जो डिमांड है कहीं ना कहीं उनको उनमें कहीं बीच का रास्ता निकालने की पूरी कोशिश चल रही है और लगातार पूरी दुनिया की नज़र इस पर बनी हुई है कि किसी भी तरह से ये जंग जो है टाली जाए, किसी भी तरह का युद्ध ना हो, बैठ करके बातचीत का जो है मसला जो है हल निकाला जाए। जी बिल्कुल संजीव, और पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ेगा अगर ये युद्ध के हालात बनते हैं या युद्ध होते हैं, या फिर ये जो चल रहा है इस वक्त ये और लंबा खिंचता है, क्योंकि पूरा यूरोप जिस तरह से गैस की सप्लाई होती है वो रशिया से ही होती है, और अगर ये लंबा चलता है स्टैंड ऑफ तो इससे परेशानी पूरी दुनिया को होने वाली है। बिल्कुल, जो युद्ध है या जंग है वो किसी भी सूरत में किसी के भी लिए सही साबित नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह से रूस अपने आप एक बड़ी ताकत है और जो है कई स्रोतों का वो खजाना भी है, तो जाहिर सी बात है अगर ये जंग होती है तो तमाम सप्लाई रुक जाएंगी, तमाम चीज़ों पे असर भी पड़ेगा और उससे जो है कहीं ना कहीं जो पूरी दुनिया के जो बजट है, जो गणित है, वो गड़बड़ा सकता है। क्योंकि जब जंग होगी तो जाहिर सी बात है कि तमाम कई और देश इसमें शामिल हो जाएंगे, क्योंकि रूस के प्रभाव में बहुत सारे देश ऐसे हैं, यूक्रेन को भी बहुत सारे जो नाटो देश हैं वो सपोर्ट करते हैं, और तो इसको लेकर के बड़ा जो है स्टैंड कौन कौन से देश कहाँ किधर जाएंगे। तो ये अगर जंग होती है तो जंग किसी भी सूरत में किसी भी देश के लिए सही साबित नहीं होगी और इससे भारी नुकसान तो होगा ही, लेकिन कई और ऐसे देश हैं जो इसकी चपेट में आ जाएंगे और कहीं ना कहीं उनका जो है नुकसान भी जो है पूरी दुनिया को उठाना पड़ सकता है। जी रमन। बिल्कुल संजीव, और भारत की अगर भूमिका देखें तो भारत ने इस वक्त बहुत ही संतुलित बयान दिया है और भारत ने कहा है कि हम अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहते हैं, उन्हें वापस लाना चाहते हैं और साथ ही साथ युद्ध को टालने की बात कही है। की अगर बात करें तो भारत जो है अभी क्योंकि भारत चाहता है कि शांति व्यवस्था बनी रहे, भारत नहीं चाहता कि किसी भी तरह से जंग हो, क्योंकि भारत के संबंध की अगर बात करें तो रूस से भी अच्छे हैं और रूस से और नाटो से भी, तो जाहिर सी बात है कि भारत चाहता है कि बीच का रास्ता कुछ निकले और ये जंग जो है वो टले। क्योंकि भारत के जो तमाम जो नागरिक हैं, जो लोग हैं, वो जो छात्र हैं वो यूक्रेन में फंसे हुए हैं, रूस में भी बड़ी तादाद में लोग हैं, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ हमारे जो लोग हैं वो सुरक्षित किसी तरह से जो है रहें और इंडिया लौट जाएं। तो फिलहाल इसी चीज़ को लेकर के भारत चाहता है कि युद्ध ना हो, जंग ना हो, जिससे कि किसी भी तरह से
जो है किसी को भी नुकसान ना हो। तो फिलहाल युद्ध करने की स्थिति में अभी नाटो ने जो बयान दिया, जो यूक्रेन ने बयान दिया कि वो भी जंग नहीं चाहते हैं। तो आज ये महत्वपूर्ण दिन होगा कि देखना होगा कि आज किस तरह की जो है इसमें अपडेट आता है, किस तरह की हलचल रहती है, या रूस किस तरह के बयान देता है। तो ये जो है बड़ी बात आज जो है देखने वाली होगी। जी बिल्कुल संजीव, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रुक करते हैं अगली खबर का। यूपी में 5वें चरण के चुनाव प्रचार में जुटे हैं दिग्गज। सीएम योगी आदित्यनाथ गोंडा में करेंगे जनसभा। राजनाथ सिंह सिकंदरपुर, बलिया और सिकरीगंज, खजनी, गोरखपुर, अमित शाह रानीगंज, प्रतापगढ़ में जनसभा को संबोधित करेंगे। अखिलेश यादव प्रयागराज, चित्रकूट, कौशाम्बी में करेंगे चुनाव प्रचार। तो उत्तर प्रदेश में आज तमाम पार्टियों के नेता अपनी जनसभाएं और रैली करने वाले हैं, जनसंपर्क करने वाले हैं। राजनाथ सिंह सिकंदरपुर, बलिया और सिकरीगंज में, अमित शाह रानीगंज, प्रतापगढ़ में जनसभा को संबोधित करेंगे। और हमारे सहयोगी अभिनव जुड़ चुके हैं हमारे साथ। तो अभिनव, आज एक बार फिर रैली और जनसभाओं का दौर है उत्तर प्रदेश में। देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं कि लगातार जो है अब चौथे चरण का जो है कल मतदान होना है, जिसमें कि 59 सीटों पर जो है मतदान होगा और 50 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में अख्तियार की थी। इसके अलावा जो है, चूंकि कल देर शाम चौथे चरण का मतदान जो है वो जो प्रचार है वो थम गया है, तो अब 5वें चरण पे जो है जोर है, जिस पर कि आज राजनाथ सिंह बलिया की बागी बलिया की धरती पर रहेंगे, जहां लगातार जो है उनका वहां पे रैलियां हैं कई, सिकंदरपुर में, बलिया में। इसके अलावा जो है रसड़ा में 3 ऐसी रैलियां हैं उनकी, जिसमें कि वो शिरकत करेंगे। साथ ही अगर अमित शाह की बात कर ली जाए तो इलाहाबाद में आज प्रयागराज में एक रोड शो भी अमित शाह जो है वो करेंगे। इसके साथ ही अखिलेश यादव जो है वो भी पूर्वांचल की यात्रा, प्रयागराज की यात्रा पर रहेंगे, जहां पर कि प्रयागराज में जो है वो रोड शो करेंगे। इसके अलावा वहां पर जो है अपने जो वोट अपना जो प्रत्याशी है उसके लिए वोट मांगेंगे। तो कुल मिला के जैसे जैसे आप देखिए कि तीसरा चरण बीत गया, चौथे चरण का कल वोटिंग होनी है, और ये चौथा चरण वो है जो मध्य का सेंट्रल यूपी का जो है हिस्सा है। बहुत ये महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आप देखिए 59 सीटों में 50 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी 2017 में लेकर आई थी। तो बम्पर जो विजय हुई थी उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी कितना इस बार जो है उसमें सीटों पर वापस जो है सेंध लगा पाती है, वापस जो है अपनी सीटों को बचा पाती है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी से लेकर तमाम जो मुद्दे हैं वो भी प्रतिदिन जो है आप देखिए अलग अलग बयानबाजियों पर जो है वो चल रहा है। और जब पूर्वांचल के हिस्से में अगर आप जाते हैं, तो जब पश्चिम उत्तर प्रदेश से जब पूर्वांचल के हिस्से पे आप जाते हैं, तो वहां पर जो प्रधानमंत्री की जो स्कीमें रही हैं, चाहे वो आवास योजना हो, शौचालय योजना हो, इसके अलावा जो प्रधानमंत्री की जो खाद्य योजना, जो कि दावा किया जा रहा है कि 80 करोड़ जो है भारतीयों को दिया जा रहा है, और उसमें पूर्वांचल में एक बड़ा हिस्सा जो कोविड के दौरान जो है वो लगभग जो है 2.5 करोड़ जो लाभार्थी हैं उन लोगों को हिस्से में ये दिया जा रहा। तो उससे जो है ये हिस्सा जो है, चूंकि पूर्वांचल बहुत ही आर्थिक संपन्नता का जिला नहीं है, वहां पर गरीबी बहुत ज्यादा है। इसके अलावा जो मौसम की मार जो है बार बार पड़ जाती है, तो किसानों का जो मुद्दा है वो भी, हालांकि मैं बता दूं कि जो किसान आंदोलन है उसका कोई प्रभाव वहां पर पूर्वांचल में नहीं है। यहां तक कि बहुत से ऐसे किसान हैं जो कि ये जानते भी नहीं कि ये किसान आंदोलन क्या है, क्योंकि उनके पास सबसे बड़ी होती है कि अपनी फसल को बचाना, आजीविका। वहां पर प्रधानमंत्री ने देखिए एक भाषण में जरूर कहा है कि जो आवारा पशु हैं उन लोगों के सरकार बनने के बाद उनका इंतजाम किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो जिस पर जो है बीजेपी कैसे अपने वोटरों को या अपने लोगों को जो है वो समझा पाती है, क्योंकि ये मुद्दा बार बार विपक्ष उठाता जा रहा है और विपक्ष के साथ। इसके अलावा मैं बता दूं कि पूर्वांचल में जो बाहुबल है, उस बाहुबल पर मुख्तार अंसारी से लेकर सरबतुल्लाह अंसारी के बेटे दोनों लोग जो है इसमें खड़े हैं। इसके अलावा पूर्वांचल में आप देखिए धनंजय सिंह से लेकर अभय सिंह पे, अब पिछले दिनों जो देखिए गैंगवॉर में अभय सिंह को जेल हो गई। तो इस तरह के जो मुद्दे हैं उसको किस तरह से बचाना, क्योंकि सबसे ज्यादा 164 सीटें जो है वो पूर्वांचल से निकल कर आती हैं, और ये इस पर जिसने काबिज कर लिया वो राजधानी पर जो है वो विधानसभा में उसने अपनी सरकार बना ली, उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बना ली। ऐसे में उत्तर प्रदेश में इस पूर्वांचल की जो समर है उसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पूरी ताकत झोंक दी है। तमाम अपडेट के लिए आपके पास वापस लौटेंगे। एक और खबर का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में चुनावी युद्ध का चौथा पड़ाव नजदीक आ गया है। 23 फरवरी को 59 सीटों पर वोटिंग होनी है, जिसके लिए प्रचार भी थम गया है। लेकिन प्रचार थमने से पहले सियासी दलों में जबरदस्त जुबानी जंग देखने को मिली। देखिए रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश में चौथे चरण का चुनाव प्रचार थमने से पहले सियासतदानों ने अपना पूरा जोर लगा दिया है। मिशन 2022 में अब तक कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रचार नहीं किया था, लेकिन जब चुनावी काफिला उनके संसदीय क्षेत्र रायबरेली तक पहुंच गया तो सोनिया गांधी को प्रचार की कमान थामनी पड़ गई। आपने 5 साल ऐसी सरकार देखी जिसने आपके बीच अलगाव पैदा करने के अलावा कुछ काम नहीं किया। पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे पर नजर डालें तो 2017 में रायबरेली में बीजेपी ने कांग्रेस के किले में सेंध लगा दी थी। जिले की कुल 6 विधानसभा सीटों में से आधी यानी 3 बीजेपी ने जीत ली थी और कांग्रेस के हाथ में केवल 2 सीट रह गई थी। रायबरेली में कांग्रेस जैसे तैसे अपना सम्मान बचा पाई थी। रायबरेली सदर और हरचंदपुर की सीट ही कांग्रेस जीत पाई थी। 2017 में बीजेपी का कमल खिला और हाथ कमजोर हो गए। इसका असर कांग्रेस के गढ़ रायबरेली और अमेठी पर भी पड़ा। 2019 के आम चुनाव में राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हार गए और इसका असर रायबरेली की सियासत पर भी पड़ा। 2017 के विधानसभा चुनावों में रायबरेली सदर और हरचंदपुर सीट जरूर कांग्रेस ने जीत ली थी, लेकिन दोनों सीटों के विधायक अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। रायबरेली सदर की विधायक अदिति सिंह और हरचंदपुर के विधायक इस बार बीजेपी के खेमे में हैं और अपनी सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव भी लड़ रहे हैं। रायबरेली को केंद्र में रखते हुए सोनिया गांधी ने दिल्ली से योगी सरकार पर हमला बोला तो सीएम योगी ने भी इसका जवाब रायबरेली से ही दिया। केरल में जाएंगे तो अमेठी और रायबरेली के लोगों को गाली देंगे, इटली में जाएंगे तो भारत के नागरिकों को गाली देंगे और संसद में राहुल गांधी का वक्तव्य आपने पढ़ा होगा। उत्तर प्रदेश के चौथे चरण के चुनाव में रायबरेली सबसे बड़ा केंद्र बन गया है। समाजवादी पार्टी ने पिछले चुनाव में ऊंचाहार सीट पर जीत हासिल की थी और इस बार समाजवादी पार्टी की कोशिश है कि इस आंकड़े को बढ़ाया जाए। अखिलेश यादव ने रायबरेली के ऊंचाहार में चुनावी रैली की और बीजेपी पर जुबानी हमला और तेज कर दिया। बाबा बुल्डोजर कह रहे गर्मी निकाल देंगे, लेकिन जैसे ही पहले चरण का वोट पड़ा है बीजेपी के नेता ठंडे पड़ गए और जब दूसरे चरण में वोट पड़ा इनके कार्यकर्ता नेता शून्य पड़ गए हैं और जब हम खुद वोट डाल के आ गए वहां पर शून्य हो गए हैं। मिशन 2022 में लखनऊ की कुर्सी हासिल करने की जद्दोजहद लगातार जारी है। चौथे चरण की वोटिंग 23 फरवरी को होनी है। चौथे चरण में कांग्रेस के गढ़ रायबरेली में भी वोट डाले जाने हैं। देखना दिलचस्प होगा कि विधायकों के पारा बदलने वाले झटके से कांग्रेस उभर पाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। बिल्कुल, मेरे सहयोगी अभिनव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभिनव, देखिए, हमने देखा है लगातार जो पिछले बार के चुनाव की बात करें तो जितने भी चरण थे उसमें भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त हासिल की है। कल जो चुनाव होना है, अगर पिछली बार की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त हासिल की थी, लेकिन इस बार शायद चीजें बदली हुई नजर आए। देखिए, बिल्कुल बदली हुई नजर आएंगी क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी और दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो अखिलेश यादव का जो जादू, अखिलेश यादव की जो रोड शो, तमाम जो भीड़ आ रही है उससे एक जो है समीकरण जो है वो समझ में आता है। लेकिन हालांकि भारतीय जनता पार्टी के भी जो वोटर हैं वो साइलेंट वोटर हैं। लेकिन इस चरण में देखिए आप, चौथा जो चरण है, चौथे चरण में, पांचवें चरण में, छठे और सातवें चरण में, ये जो पूर्वांचल की तरफ अगर आप जा रहे हैं तो ऐसी सूरत में बुंदेलखंड का जो एरिया है वहां 19 की 19 सीटों भारतीय जनता पार्टी ने हासिल कर दी थी। इस चरण में जो चौथा चरण है उसमें मैंने जैसे पहले बताया 50 सीटें हैं और कल सोनिया गांधी पहली बार जो है वो ऑन स्क्रीन दिखाई पड़ी, वो भी वर्चुअल। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कारण इसका है कि अदिति सिंह के अलावा जो है दो ऐसे प्रत्याशी हैं, दो प्रत्याशी जो पिछली बार जो है 3 सीटें वहां से भारतीय जनता पार्टी की झोली में आई थी और इस बार 2 प्रत्याशी ऐसे हैं जो कि कांग्रेस से बीजेपी का दामन थाम चुके। अदिति सिंह मजबूत, वहां पर उनके पिता जो है लगातार 5 बार विधायक रहे, उसके बाद अदिति सिंह वहां पर इस बार विधायक और इस बार कैंडिडेट भी हैं। तो ऐसे में सोनिया गांधी को अपना गढ़ बचा पाना, कांग्रेस को अपना जो परंपरागत उनका गढ़ बताया जाता है उसको बचा पाना, ये जो है। हालांकि मैं बता दूं कि अब इस बदले हुए परिवेश में गढ़ कह लेना, कल जैसा एसपी सिंह बघेल कह रहे थे कि गढ़ मत कहा कीजिए आप लोग,
क्योंकि हम लोग हर बार जो है गढ़ों में, कन्नौज में हमने जो है जिसके विरोध में किसी ने खड़ा नहीं किया उसको हम लोगों ने हराया है। तो ऐसी सूरत में अब गढ़ वाले स्थिति अब नहीं रह गई है। अमेठी में वहां पर स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी जैसे दिग्गज नेता को हरा दिया। तो निश्चित तौर पे ये बताया कि अब जो है जनता विकास की तरफ देखती है, जनता जो है अपने स्थानीय मुद्दों को देखती है, सुरक्षा को देख रही है। हालांकि इसमें कोई डाउट नहीं कि पिछले 5 सालों में अगर आप देखिए तो जहां पर जो है 250-300 दंगे हुए करते थे पिछली पूर्ववर्ती की सरकारों में, यहाँ इस बार एक भी दंगे नहीं हुए। इसी मुद्दे को लेकर इन्हीं सब मुद्दों को लेकर योगी आदित्यनाथ जो है वो अपनी ताल ठोक रहे हैं। और साथ में ये जनता से दावा, कल उन्होंने जिस तरह से कहा कि आप देखिए तो जब केरल में जाते हैं तो वो उत्तर प्रदेश की जनता को गाली देते हैं, जब वो इटली में जाते हैं तो पूरे प्रदेश की जनता को गाली देते हैं। ये ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर, हालांकि मैं बता दूं कि पिछले इतने दशकों में अगर आप देखेंगे तो रायबरेली का वो उस तरह का विकास अभी दिखाई नहीं पड़ता है जिस तरह का विकास बिल्कुल तमाम विकास तो मुद्दा बने तो अच्छी बात हो, लोगों का कुछ भला हो, लेकिन ये विकास के मुद्दे कहीं पीछे छूट जाते हैं। तमाम जानकारी के लिए आपका बेहद बेहद धन्यवाद। तो ये हमारे सहयोगी थे जो कि आपको तमाम जानकारी दे रहे थे।